अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन स्कैटरिंग। इससे पीछे हम देख चुके हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के लिए। तो उसे हमने क्वांटम मैकेनिकली डील किया था, उसके लिए क्रॉस सेक्शनल निकाला था। तो आपके पास अब देखेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में क्या है। तो जनाब, आपके पास जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स दिखाते हैं कि उनपे एक ऐसी तगड़ी फोर्स लग रही है जो उनके एक जगह बांध के रखे हुए है। ठीक है। और आपके पास यानी ये प्रेजेंट होती है दो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में और न्यूट्रॉन्स के बीच में बेहद थोड़े डिस्टेंस में, यानी जितना न्यूक्लियाई का साइज होता है उस रेंज में। जो आपके पास जैसे वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगती है वैसे ही प्रोटॉन्स के बीच में भी लगती है। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर Z1 से बढ़ जाता है तो इसका ना वहां पे एक से ज्यादा प्रोटॉन आ जाते हैं। तो वो प्रोटॉन एक लॉन्ग रेंज कूलम रिपल्सिव फोर्स पैदा करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस है। तो आपके पास ये रिपल्सिव फोर्स आपके अभी वहां पे आ गई और वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी आ गई। तो दो तरह की फोर्सेस हमेशा मौजूद रहती हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब तो आम तौर पे ये जो शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स है ये गालिब होती है किस पे? जो रिपल्सिव फोर्स होती है। इसी वजह से न्यूक्लियस क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो आपके पास दो प्रोटॉन्स के बीच में वैसे तो कोई बॉन्ड नहीं होता। तो इसका मतलब जब हम प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स पढ़ेंगे या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो इसका मतलब वो सिर्फ स्कैटरिंग के थ्रू ही आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई उनके दरमियान में बॉन्डिंग नहीं है जो आप उस लिहाज से नहीं उन्हें स्टडी कर सकते। अच्छा, तो जो हम थ्योरी देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की, उससे नतीजा क्या हासिल होगा? स्ट्रेंथ पता चलेगी, रेंज पता चलेगी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्स की। तो हम कहेंगे कि ये जो पीपी स्कैटरिंग है ये बुनियादी तौर पे न्यूक्लियर फोर्स की वजह से नहीं आ रही, बल्कि किसकी वजह से आ रही है? कूलम की फोर्स की वजह से आ रही है। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि आपके पास इंसिडेंट प्रोटॉन की एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो एस स्टेट ऑफ इंटरेक्शन इंपोर्टेंट हो जाती है, यानी कि प्रोटॉन जो है वो हायर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है, यानी वो न्यूक्लियर की रेंज से परे हो जाते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से। अच्छा, अब नताज जरा देख लेते हैं कि क्या है, कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हमें क्या पता चलता है। जब हम पीपी स्कैटरिंग देखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी हो, किसके लिहाज से? एनपी स्कैटरिंग के लिहाज से। तो आपके पास ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा आसान है और इसके नताज हासिल करना भी। मिसाल के तौर पे प्रोटॉन आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं एक वाइड रेंज ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, यानी कम एनर्जी वाले भी, ज्यादा एनर्जी वाले भी। फिर प्रोटॉन आपके पास वेल कोलिमेटेड बीम में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज, आपके पास जो आपके मोनो एनर्जेटिक है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेलरेटर से सिंगल एनर्जी वाले प्रोटॉन भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी फिक्स एनर्जी वाले, एक मखसूस एनर्जी वाले। तो आप प्रोटॉन को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं आयनाइजिंग प्रॉपर्टी से, और उनकी जो आयनाइजेशन है वो आप आसानी से मेजर भी कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। फिर जो प्रोटॉन है वो उस पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं, कूलम वाली भी न्यूक्लियर वाली भी। तो इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी जो आपकी स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो कम होंगी, और जिसके वजह से फेज शिफ्ट आएगी किसके अंदर? न्यूक्लियर स्कैटरिंग के अंदर। ठीक। अब आपके पास जो प्रोटॉन कॉम्बिनेशन है वो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है, जो ज्यादा आसानी से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पीपी स्कैटरिंग में। अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंट की डिटेल बताऊं कि प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, कि आपके पास एक प्रोटॉन जिसकी बहुत रिलेटिवली लो एनर्जी है उसको हिट करते हैं, जो वेल कोलिमेटेड होता है, मोनो एनर्जेटिक होता है। ये आप किससे हासिल करते हो? वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर से। इसको हिट करते हैं इंसिडेंट हाइड्रोजन गैस के ऊपर। जाहिर है उसके अंदर एक सिंगल प्रोटॉन ही होगा, तो ये प्रोटॉन स्कैटर्ड हो जाएगा प्रोटॉन से। ठीक है, जब हम उसे हाइड्रोजन गैस सैंपल में भेजेंगे तो ये जो स्कैटरिंग पार्टिकल है ये डिटेक्ट होगा डिफरेंट एंगल पे। ठीक है, जिससे हम चैम्बर के अंदर देख सकते हैं उसके। तो अब आपके पास हम कहेंगे ये जो पीपी स्कैटरिंग हुई है इसमें जो कूलम पोटेंशियल है वो इंतहाई कम होगा किसके? बम्बार्डिंग पार्टिकल के। और वो इस तरीके से स्कैटर्ड होगा कि उसका कंबाइंड इफेक्ट आएगा न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स का, यानी स्कैटरिंग पे दोनों का इफेक्ट आ रहा होता है।
तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा पीपी स्कैटरिंग है, जब आप उसे एनालाइज करते हैं तो रेंज और डेप्थ ऑफ पोटेंशियल जो है वो आपके पास, वो जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन है एग्जैक्ट उतना ही आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एनपी स्कैटरिंग के अंदर वो एग्रीमेंट में आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर यानी मैच कर रहा था। फिर आपके पास पता चलता है कि पीपी स्कैटरिंग जो है न्यूक्लियन पोटेंशियल चार्ज इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनपी स्कैटरिंग के अंदर वो चार्ज इंडिपेंडेंट था, यानी चार्ज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके पास स्कैटरिंग के ऊपर। फिर आपके पास जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है, अगर आप उसे पीपी या एनपी स्कैटरिंग में यूज करते हैं तो क्रॉस सेक्शन आपके पास जो है ना वो सेम नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनर्जी पे। ठीक है, यानी आपने जितना पोटेंशियल प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में देखा उतना ही आप एनपी स्कैटरिंग में देखें तो आपके पास क्रॉस सेक्शन उनके सेम नहीं होंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन डिपेंड कर रहा है किस पे, एनर्जी पे। अगर हम डिफरेंस की बात करें पीपी और एनपी स्कैटरिंग के अंदर, तो पीपी और एनपी स्कैटरिंग में अगर हम कहें कि उनकी एनर्जी सेम है, मगर डिफरेंस किस में आ जाएगा, उनकी स्पिन में आ जाएगा। अगर अगर उनकी स्पिन भी सेम हुई, एंगुलर मोमेंटम भी सेम हुआ, तो हम कहेंगे वो कंप्लीट इक्वालिटी में है। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास एक तरह से कह लो कि डिफरेंस था एनपी और पीपी स्कैटरिंग में। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।